नमस्कार। देश आज महिला दिवस मना रहा है। इसे महिलाओं के दिन के तौर पर पेश किया जा रहा है। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए सरकार से लेकर विपक्ष तक में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बात की जा रही है। यह आधी आबादी का आधा सच है। इसके इतर भी एक सच है जो बेहद डरावना है, खौफनाक है। ये रिपोर्ट देखिए और तय कीजिए कि इन सब के बीच महिला दिवस पर खुशी मनाने का क्या औचित्य है। शर्म की ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। इस लड़की के लिए महिला दिवस के क्या मायने हैं ये बताने की जरूरत नहीं। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस लड़की की ये हालत इसलिए कर दी गई क्योंकि इसने अपने खिलाफ हो रही छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत दिखाई थी। परिवार के मुताबिक अलीगढ़ के बीमानगर में रहने वाली ये लड़की शनिवार को लगभग 11 बजे कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं पड़ोस में रहने वाले शादीशुदा केशव ने चाकू दिखाकर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के चीखने पर घर वाले छत पर पहुंच गए और केशव को मौके पर ही पकड़ लिया। मैं टीवी देख रहा था, जोर से आवाज थी, एकदम चिल्लाने की आवाज आती है। मैं गया बाहर तो ये जो केशव है उनके घर के गार्ड को इन्फॉर्म किया। छात्राओं ने कॉलेज के मैनेजर से इसकी शिकायत की तो मैनेजर ने खामोश रहने को कह डाला और परिवार की इज्जत का हवाला तक दे दिया, जिसके बाद नाराज छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। फिलहाल कॉलेज का मैनेजमेंट कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। जब तक यहाँ पे हम लोग नहीं आ गए तब तक ना तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, ना ही किसी भी तरह का एक्शन लिया और इस बात को दबाने की कोशिश की गई कि हम यहाँ पर गार्ड लेकर आएंगे, अब नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होगा। उधर छात्रा ने नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज का ही कोई कर्मचारी लड़की के कमरे में घुसा था, जिसे कॉलेज प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। छात्राओं का आरोप है कि घटना के वक्त हॉस्टल में सिक्योरिटी नहीं थी। छात्राओं का ये भी कहना है कि कोई पहली बार नहीं बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। हर बार कॉलेज मामले को दबा देता है। सवाल ये कि इतने बड़े कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया जाता है और कॉलेज फिर भी छात्राओं की सुरक्षा की बजाय अपनी बदनामी के डर से चुप रहता है। कॉलेज छात्र छात्राओं से मोटी फीस लेता है, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जातिगत आरक्षण के प्रश्न को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। विधानसभा में विपक्ष से तीखी बहस के बाद शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। MP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर बवाल मचा है। दरअसल 5 मार्च को 12वीं के हिंदी के पर्चे के प्रश्न नंबर 28 में छात्रों से 5 विषयों पर 200 शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया। इन्हीं विकल्पों में से एक जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक विषय था। कांग्रेस बीजेपी के राज में MP बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए इस सवाल के पीछे RSS का एजेंडा देख रही है। इस सवाल को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा में हंगामा भी किया, जिसके बाद 2 बार सदन की कार्रवाई 10-10 मिनट के लिए स्थगित की गई। 12वीं क्लास का हिंदी का प्रश्न पत्र लहराते हुए कांग्रेस सदस्य आरक्षण के सवाल पर फौरन चर्चा करना चाहते थे। कांग्रेस की माने तो आरक्षण संविधान के मुताबिक है और शिवराज के राज में संविधान के खिलाफ पूछा गया ये सवाल राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। कांग्रेस के मुताबिक छात्रों से ऐसे सवाल पूछकर सरसंघ चालक के बयान के लिए जमीन तैयार की जा रही है। सरसंघ चालक जी ने आरक्षण पर पुनर्विचार का जो आंदोलन शुरू किया है, ये प्रश्न उसकी जड़ें तैयार करने का एक माध्यम है। अब पूरे देश में पहले इसी तरह का ये वैचारिक आंदोलन शुरू करेंगे, उसके बाद ये आरक्षण समाप्ति और आरक्षण के पर पुनर्विचार की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ये उसकी आहट है। फिलहाल परीक्षा का महज 10 नंबर का एक प्रश्न शिवराज सरकार की गले की घंटी बन चुका है। मंत्री समेत शिक्षा विभाग का पूरा अमला ये जानने में लगा है कि आखिर ये सवाल परीक्षा में आया कैसे। हिंदी भाषा के पेपर में जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक निबंध लिखना पाठ्यक्रम के बाहर कैसे माना जाए? बहरहाल पाठ्यक्रम के बाहर के सवाल आने की दलील नहीं बनती। आरक्षण के मुद्दे पर घिरी मध्य प्रदेश सरकार मामले की जांच कराने का भरोसा दिला रही है।
बोर्ड वालों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पूछा है कि क्या कारण है कि इस प्रकार का प्रश्न हमको पूछना पड़ा, क्योंकि पाठ्यक्रम की अगर प्रासंगिकता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पाठ्यक्रम में नहीं है और इस प्रकार की बात हुई है तो हम इसको जांच करेंगे और जांच के में दोषी जो भी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ये स्पष्ट रूप से कह सके कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक आरक्षण समाप्ति की कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में भ्रम कैसे फैले और भ्रम के लिए इस फ्लोर का उपयोग किया जा रहा है जो चिंतनीय है। ये एक बात। इम्तिहान में एक सवाल पूछा गया और छात्रों ने जवाब दे दिया। जिस छात्र ने जैसा जवाब दिया होगा उस आधार पर उसे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को तो राजनीति करके नंबर कमाना है और इसलिए आरक्षण के इस सवाल पर राजनीति होना लाजमी है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, जितना बड़ा उनका नाम है उतना ही बड़ा विवाद उनसे जुड़ गया है। दिल्ली में यमुना किनारे उनके कल्चर फेस्टिवल पर बवाल बढ़ गया है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के हजारों कलाकार और नामी शख्सियत पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें अड़ंगा लग सकता है क्योंकि पर्यावरण के नुकसान का हवाला देते हुए कुछ लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जमीन से कई फुट ऊपर बना विशालकाय मंच, दिन रात काम करते लोग और पुल बनाने के काम में लगी सेना। ये तैयारी है देश की राजधानी दिल्ली में यमुना की तलहटी में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि इसका आयोजन आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग ने किया है। जितना भव्य और विशाल ये आयोजन है उतना ही बड़ा विवाद भी इससे जुड़ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन जिस जगह हो रहा है वहां साल के तकरीबन 6 महीने यमुना बहती है और इसी वजह से श्री श्री रविशंकर का पर्यावरण के अतिक्रमण से नाम जुड़ गया है। आलोचकों का आरोप है कि इस कार्यक्रम से पर्यावरण का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा। उसके अंदर आप 2700 एकड़ में, जो कि 11% के करीब का दिल्ली का फ्लड प्लेन का हिस्सा है, उसके अंदर अब अगर आप इतनी बड़ी एक्टिविटी करेंगे तो इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी तो खत्म हो गई और वो हमने देख ही लिया है। उधर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फाउंडेशन की दलील है कि उसने स्टेज तैयार करने के लिए लकड़ी, मिट्टी, कपड़ा जैसा पर्यावरण अनुकूल सामान इस्तेमाल किया है। फाउंडेशन के मुताबिक इस कार्यक्रम के जरिए वो सबका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता है कि मैली हो रही यमुना को तुरंत साफ करने की जरूरत है। खुद श्री श्री रविशंकर का कहना है कि जब कुछ अच्छा और नया किया जाता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण काम होता है उसके लिए कभी कुछ ना कुछ विरोध खड़ा हो जाता है। ये साधारण है, कोई ऐसी बात नहीं। सवाल ये उठा कि आखिर क्यों श्री श्री रविशंकर को इस जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दी गई। इस मामले पर जब NGT में सुनवाई हुई तो इजाजत देने वाले DDA ने अपना पक्ष रखा। उसके मुताबिक नियमों के तहत आर्ट ऑफ लिविंग को कार्यक्रम की मंजूरी दी गई थी और अगर उनकी तरफ से नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि दुनिया भर को शांति का संदेश देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से दिल्ली में यमुना की तलहटी में 11, 12 और 13 मार्च को वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में 35 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इस दौरान कार्यक्रम में योगशालाएं होंगी, शांति प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के लिए 7 एकड़ में स्टेज बनाया गया है। 150 से ज्यादा देशों के कलाकार और गणमान्य लोग इसमें शिरकत करेंगे। 8500 संगीतकार एक साथ बैठकर साज बजाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जगह की सफाई का जिम्मा भी लिया है। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को लेकर विवाद इतना बढ़ जाएगा ये शायद आर्ट ऑफ लिविंग ने भी नहीं सोचा था। सवाल ये उठता है कि अगर इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश दिन भर में आज इतना ही।